नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल रफ्तार एजुकेशन पे। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम इन दिनों लोकसभा से संबंधित प्रश्नों की एक सीरीज ही चला रहे हैं और इसके पहले हमारे 5 वीडियो आ चुके हैं। तो आज आप सबका इस छठवें वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए हम देखते हैं कि आज हम अपने छठवें वीडियो में किस टॉपिक से संबंधित वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए हम अपने उस पेज पर चलते हैं। आप सबकी स्क्रीन पर जैसे आ गया होगा कि लोकसभा की भूमिका तथा कार्य संबंधी प्रश्न। इसका मतलब यह है कि जो लोकसभा कार्य कैसे करती है, वो कैसे बिल बनाती है, धन विधेयक क्या होता है, विनियोग विधेयक क्या होता है, क्वेश्चन आवर कैसे होता है, या फिर जो स्थगन होता है, या फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं। उनका जो सेशन है वो कितने दिनों तक चलता है, किस महीने में चलता है, और ऐसे बहुत सारे प्रश्न किस तरीके के जो उनके सदस्य हैं वो प्रश्न पूछ सकते हैं, कब विघटन होता है। मतलब लोकसभा के सारे कार्यों का हमने आज संकलन किया है और आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो आप सबसे यही विनम्र आग्रह है कि इस वीडियो को बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगा है, तो आप इसको देखें और कार्य को समझें और सीखें कि लोग हमारी जो लोकसभा है वो कैसे कार्य करती है। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसा कि आप सबको दिख गया होगा कि धन विधेयक से संबंधित लोकसभा की शक्तियाँ क्या हैं। तो पहले तो हम लेज़र पॉइंटर पहले ले लेते हैं ताकि जहाँ जहाँ पढ़ते चलेंगे तो आपको दिखता चले। जैसे कोई विधेयक धन विधेयक तभी समझा जाएगा यदि उसमें निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध है। जैसे किसी कर का अधिरोपण, अधिरोपण का मतलब होता है कि कुछ लगाया जाना, उत्साधन का मतलब होता है खत्म कर दिया जाना, और परिहार का मतलब टाला जाना, परिवर्तन का मतलब चेंज, और विनियमन का मतलब कि संसद जो है धन विधेयक से संबंधित किसी भी टैक्स जो हमारे ऊपर लगता है उसके ऊपर रेगुलेट करती है। तो इनसे जुड़ी हुई चीज़ों को मतलब एक तरीके से ये समझिए कि जो हम कर हमारे ऊपर कर लगाया जाता है, जो टैक्स लगाया जाता है, वो धन विधेयक के अंदर आता है। और भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन, प्रत्याभूति का मतलब होता है कोई गारंटी या किसी भी चीज़ का वादा। तो प्रत्याभूति देने का विनियमन अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन, जो हम विधेयक में संशोधन करती है हमारी भारत सरकार, वो सारी चीज़ें आपकी धन विधेयक में शामिल होंगी। तीसरी जो बात है वो गौ कि भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि, ये वो निधि होती है जिसमें हम कभी भी इमरजेंसी पड़ने पे वहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों की अभिरक्षा या उसमें से धन जमा करना या धन निकालना है, ये सारा काम धन विधेयक के अंदर आएगा। और अगला जो पार्ट है कि भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग करना और जो संचय करके रखा गया है। और जो अगला पार्ट है पांचवा कि किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, मतलब जो भी हमारी सरकार खर्चा करती है वो संचित निधि से लिया जाएगा। और ऐसी किसी भी व्यय की रकम को बढ़ाना, जो भी खर्चे हो रहे हैं उनको बढ़ा के पेश करना। और भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखों में से धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निगमन अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की समपरीक्षा। समपरीक्षा का मतलब होता है कि जो भी एस्टिमेट हो रहे हैं उनको आपके सामने पेश किया जाना। और या तो फिर ये सारी चीज़ें अनुच्छेद 110 मतलब आर्टिकल 110 से ली गई हैं हमारे संविधान के। मोटे तौर पे आप ये समझिए कि धन विधेयक में वो सारी चीज़ें आएंगी जो कि पैसे रुपए से संबंधित होती हैं, जो कि सरकार हमारे लिए कुछ पैसे रुपए से करती है। तो इन सबसे कुछ भी चीज़ें आएंगी या इनसे किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई आनुषांगिक कोई भी विषय आएगा तो वो सब धन विधेयक के अंदर जाएगा। आनुषांगिक का मतलब होता है कि इन सब की सहायता करने वाला, मतलब हमारे देश में जितने भी कर से संबंधित चीज़ें होती हैं वो सब की सब धन विधेयक में जाती हैं। तो ये सब धन विधेयक से संबंधित बातें थी। और ये आप याद रखिएगा कि ये आर्टिकल 110, ये बहुत ज़रूरी है कि ये हमारे संविधान के आर्टिकल 110 में धन विधेयक की बातें लिखी गई हैं। अक्सर किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये धन विधेयक से संबंधित लोकसभा की शक्तियाँ थी। और दूसरी जो शक्तियाँ हैं वो क्या है कि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, इसका राज्यसभा के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। हम आपको पढ़ के दिखा दे रहे हैं यहाँ पे कि राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित तथा पारित धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती है। मतलब राज्यसभा के पास भेजा तो जाएगा लेकिन वो इसके अंदर संशोधन नहीं कर सकती है। तथापि यह धन विधेयक में संशोधन की सिफारिश भले ही कर सकती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेजर मेरा पॉइंटर चल रहा है, संशोधन की सिफारिश भले कर सकती है, लेकिन ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्यसभा के किसी अथवा सभी सिफारिशों को स्वीकार कर सकती है या नहीं कर सकती है। यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार करती है तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश को
संशोधनों के साथ दोनों सभाओं द्वारा पारित मान लिया जाएगा तथा लोकसभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा। और यदि लोकसभा राज्यसभा के किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है तो धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित रूप में दोनों सभाओं द्वारा पारित माना जाएगा तथा राज्य की सिफारिशों के संशोधन के बिना पारित माना जाएगा। यहाँ पे देखिए, और यदि धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है तथा राज्यसभा में पारित का मतलब होता है भेजना, किए जाने के 14 दिन के अवधि के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाया जाता है तो उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात इसे लोकसभा द्वारा पारित रूप में दोनों सभाओं द्वारा पारित मान लिया जाए। मोटे तौर पे आप ये समझिए कि अगर कोई धन विधेयक लोकसभा में पहले पेश हो जाता है और वो पास हो जाता है तो वो राज्यसभा में भेजा जाएगा और राज्यसभा को कोई भी उसके अंदर संशोधन के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है, लेकिन ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस रिक्वेस्ट को माने या ना माने। लेकिन लोकसभा के ऊपर ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता राज्यसभा कि आपको मानना ही पड़ेगा। ये धन विधेयक से संबंधित कुछ इसकी स्पेशल शक्तियां हैं जो कि केवल और केवल लोकसभा को ही प्राप्त है। और अगर राज्यसभा ज़्यादा दिनों तक आनाकानी करता है, 14 दिन से ज़्यादा तक, तो वो पारित मान लिया जाएगा। तो इसीलिए राज्यसभा को किसी भी हाल में धन विधेयक पारित करके भेजना ही होता है, और नहीं भेजेगा तो भी वो मान लिया जाएगा कि वो पास हो चुका है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी प्रकार के विधायी संबंध हैं। तो विधायी मामलों में उत्तर इसका यह है कि विधायी मामलों में धन विधेयक को छोड़कर दोनों सदनों की शक्तियां लगभग समान होती है। केवल धन विधेयक में अभी हम आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो धन विधेयक होता है उसमें केवल लोकसभा की जो शक्तियां होती हैं वो कुछ ज़्यादा होती हैं। बाकी मामलों में वो जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जो शक्तियाँ होती हैं वो लगभग बराबर होती हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और दोनों सदनों का मुख्य जो कार्य होता है वो कानून पारित करने का है, और प्रत्येक विधेयक को कानून का रूप प्राप्त करने से पूर्व दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए और उस पर राष्ट्रपति की सहमति भी होनी चाहिए। धन विधेयक के मामले में लोकसभा के पास अति व्यापन शक्तियाँ होती हैं। अति व्यापन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। और धन विधेयक को राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता, मतलब एक ही बार केवल धन विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाएगा। अगर उन्होंने पारित कर लिया तो भी ठीक, और नहीं किया तो 14 दिनों की अवधि के बाद लोकसभा को वापस नहीं भेजा तो ऑलरेडी वो पास माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर धन विधेयक को छोड़ के बाकी सारे मामलों में जो दोनों हमारी हाउस है, मतलब जो दोनों लोकसभा और राज्यसभा हैं, उनका शक्तियाँ बराबर है, केवल धन विधेयक को छोड़ के, क्योंकि धन विधेयक में लोकसभा को कुछ अधिक शक्ति प्रदान की गई है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि क्या दोनों सदनों के बीच कोई गतिरोध संभव है? कभी गतिरोध हो सकता है? तो बिल्कुल जी हाँ, धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयकों से इतर मामलों में दोनों सदनों के बीच जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, असहमति हो सकती है, अथवा दोनों सदन किसी विधेयक में किए गए संशोधनों से अंततः असहमत हो, मतलब एक के द्वारा संशोधन से दूसरा असहमत हो, अथवा अन्य सदन को विधेयक प्राप्ति की तिथि से इसे पारित किए बिना 6 माह से ज़्यादा समय बीत गया हो, तो गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। तो ये दोनों सदनों के बीच में गतिरोध की बातें थी। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? जब गतिरोध हो रहा है तो उसको दूर करना ही पड़ेगा, तो इस प्रयोजन के लिए दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और ये इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि अनुच्छेद 108, ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यही अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि आर्टिकल 108 क्या कहता है। तो आर्टिकल जो 108 है वो कहता है कि दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी और जो भी गतिरोध उत्पन्न हो रहा है उसको खत्म किया जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा जो 5वां प्रश्न है कि अब तक दोनों सदनों की कुल कितनी बैठक हो चुकी है? तो इसका आंसर आपके सामने दिख रहा होगा कि अब तक दोनों सदनों की 3 बार संयुक्त बैठक हुई है। पहली संयुक्त बैठक जो है वो दहेज निषेध विधेयक 1959 में हुई थी, और कतिपय संशोधन के संबंध में दोनों सदनों के बीच असहमति होने की वजह से 6 और 9 मई 1961 में आयोजित की गई थी। और दूसरी जो संयुक्त बैठक है दोनों सदनों की, वो बैंककारी सेवा आयोग निरसन विधेयक 1977 को राज्यसभा द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद 16 मई 1978 को हुई थी। और तीसरी संयुक्त बैठक लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा द्वारा अस्वीकृत प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस पोटो के स्थान पर प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 पर विचार करने के प्रस्ताव के संबंध में 26 मार्च 2002 को आयोजित की गई थी। तो इन तीनों बिलों को संयुक्त बैठक में पास कर दिया गया था। और संयुक्त बैठक में पास होने की एक वजह और ये भी है कि क्योंकि दोनों सदनों में लोकसभा का जो संख्या होता है वो ज़्यादा होता है और लोकसभा में सत्तारूढ़ दल का ही संख्या ज़्यादा होता है। तो जब बैठक होती है
तो उनके लोग वोटिंग करके, जो उनके पार्टी के लोग होते हैं वो वोटिंग करके और आसानी से अपने बिल को पास करवा लेते हैं। तो जितनी भी बिल रुकी हुई होती हैं वो संयुक्त बैठक में पास हो जाती हैं। फिलहाल में आप ये याद रखिए कि हमारे देश में अभी तक 3 ही बैठक हुई है, संयुक्त बैठक, और ये जो बैठक है वो 108 अनुच्छेद के तहत की जाती है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ये सबसे जरूरी क्वेश्चन है। और तो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, और ये अनुच्छेद 118 है। ये पूछा जा सकता है आपसे कभी भी कि जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 118 क्या कहता है। तो दोनों ही दशाओं में आप आंसर बता सकते हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि क्या अध्यक्ष को मत देने का अधिकार है। वैसे तो नहीं है, लेकिन अगर मत संख्या बराबर हो जाए रहने की स्थिति में अध्यक्ष का निर्णायक मत होता है, और पीठासीन अधिकारियों द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के लिए मतदान करने की परंपरा है। और ये आपके सामने ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि एक वर्ष में लोकसभा के कितने जो सत्र होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं या पेश किए जाते हैं। आपके सामने दिख रहा होगा कि एक तो पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, और तीसरा जो है वो शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जो है वो फरवरी से मई में 2 महीने के लिए, और मानसून सत्र जुलाई अगस्त, बजट सत्र 2 महीने नहीं, फरवरी मार्च अप्रैल मई, टोटल 4 महीने होते हैं। और ये जुलाई अगस्त मानसून सत्र, और जो शीतकालीन सत्र होता है वो नवंबर दिसंबर। कहने का मतलब है कि टोटल 8 महीने बैठक चलती है। तो ये था कि कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि लोकसभा का सत्र स्थगन, सत्रावसान और विघटन क्या है। तो स्थगन का अर्थ जो होता है वो इस बैठक को समाप्त करना है जो अगली बैठक के लिए नियत समय पर पुनः समवेत होती है। समवेत का मतलब होता है कि फिर से वो बैठक आयोजित होगी तुरंत ही। और स्थगन सभा के उस संक्षिप्त अवकाश को भी व्यक्त करता है जो उसी दिन नियत समय पर पुनः समवेत होती है। मतलब फिर से उनका मीटिंग उसी दिन भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि स्थगन बहुत ही कम समय के लिए होता है, बहुत ही छोटे समय के लिए होता है, या तो 1 घंटे के लिए भी हो सकता है या फिर कुछ देर के लिए हो सकता है। अब अगला जो पूछा है कि सत्रावसान क्या होता है, तो सत्रावसान का अर्थ संविधान का अनुच्छेद 85(2), ये भी पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत सत्रावसान किया जाता है। तो आप याद रखिएगा 85(2) का क या फिर ए के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश के द्वारा सभा के सत्र का समापन होना है। आमतौर पर सत्रावसान सभा की बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए जाने के बाद होता है। कहने का मतलब है कि सत्रावसान अनिश्चित काल के लिए कर दिया जाता है, और ये नहीं पता होता है कि अब कब बैठक आयोजित की जाएगी। लेकिन फिलहाल में ये बोला जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा अगले आदेश तक ये समाप्त होना है। अगला जो क्वेश्चन है कि विघटन क्या है, तो सभा के विघटन का अर्थ संविधान का अनुच्छेद 85(2)(a) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश तथा लोकसभा की पहली बैठक के लिए नियत तारीख से लेकर 5 वर्षों की अवधि की समाप्ति पर लोकसभा के कार्यकाल का समाप्त होना है। कहने का मतलब यह है कि अगर लोकसभा का जो 5 साल का कार्यकाल होता है वो समाप्त हो गया तो अपने आप विघटित हो जाता है, और जब नया चुनाव होता है तो जब नया प्रधानमंत्री चुन के आते हैं तो उनके आने के बाद फिर से एक नया लोकसभा गठित की जाती है, जो नया चुनाव के बाद जो भी नए सांसद आते हैं। और अगर इसके पहले राष्ट्रपति चाहे तो अपने आदेश से फिर भी विघटन कर सकता है। तो ये आपके सामने स्थगन, सत्रावसान और विघटन का आंसर था। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि लोकसभा में मतदान की प्रणालियाँ क्या हैं। तो सभा में मतदान और मत विभाजन संबंधी प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 100 के तहत और लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 367 क या फिर ए, और 367 क का मतलब होता है कि ए का फर्स्ट पार्ट, और 367 ख मतलब बी द्वारा संचालित होती है। और लोकसभा में मतदान हेतु अपनाई गई विभिन्न प्रणालियां निम्न है। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है कि मतदान कैसे होता है। तो चलिए किसी भी मुद्दे पे तो वो देखते हैं। पहला, ध्वनि मत से ये कैसे कराया जाता है किसी भी विधेयक को लेके। यह किसी सदस्य द्वारा किए गए प्रस्ताव पर पीठ द्वारा रखे गए प्रश्न पर निर्णय लेने की एक सरल प्रणाली है। इसको आपने बहुत अधिक बार टीवी पे देखा होगा कि इस प्रणाली के अंतर्गत सभा के समक्ष रखे गए प्रश्न का निर्धारण हाँ या नहीं जैसे भी स्थिति हो द्वारा किया जाता है, ये हाँ और नहीं बुलवा के। चलिए अपने अगले पे चलते हैं कि दूसरा प्रणाली क्या है कि मत विभाजन कराने की 3 प्रणालियां हैं। अर्थात पहला तो एक कि स्वचालित मत अभिलेख यंत्र द्वारा, जो वहाँ पे यंत्र लगे होते हैं। दूसरा, सभा में हाँ और न पर्चियाँ वितरित करके। और 3, सदस्य द्वारा लॉबी में जाकर। तथापि सबसे जो स्वचालित मत अभिलेख यंत्र लगा दिया गया है जब से, तब से लॉबी में जाकर मतदान करने की प्रणाली अप्रचलित हो गई है, क्योंकि वहीं से बैठे बैठे आप अपना
डिसीजन बता सकते हैं जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनको। तो ये मत विभाजन पे था। तीसरा प्रणाली क्या है कि गुप्त मतदान होता है। गुप्त मतदान का मतलब कि यदि कोई हुई हो उसी प्रकार किया जाता है सिवाय इसके कि लैंप फील्ड तथा मशीन रूप में बोर्ड पर लगा बल्ब केवल सफेद प्रकाश फेंकता है, जिससे यह प्रकट होता है कि मत अभिलेखित कर दिया गया है। ये गुप्त मतदान इसलिए करवाया जाता है ताकि किसी भी जो संसद सदस्य होते हैं उनको ये ना पता चले कि कौन से संसद सदस्य ने हाँ किया है या ना किया है। आपको मशीन पे केवल टोटल दिख जाएगा कि कितने लोगों ने हाँ किया है और कितने लोगों ने ना किया है। और प्रकट मतदान अवधि के दौरान व्यक्तिगत परिणामों को व्यक्तिगत परिणाम डिस्प्ले पैनल पर ए, एन और ओ 3 विशेषताओं द्वारा दर्शाया जाता है, किंतु गुप्त मतदान के द्वारा केवल डाले गए मतों को सफेद प्रकाश में पी चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब गुप्त मतदान पूरी तरीके से गुप्त होता है, उसमें किसी को कुछ नहीं पता चल पाएगा। चलिए अपने अगले प्रणाली पे चलते हैं कि चौथा प्रणाली क्या है कि पर्चियों के वितरण द्वारा मतों का अभिलेखन किया जाता है। हाँ या नहीं पर्चियों पर सदस्यों के मतों का अभिलेखन का तरीका सामान्यतः निम्नलिखित परिस्थितियों में अपनाया जाता है। कब? पहला तो स्वचालित मत अभिलेखन यंत्र का संचालन अकस्मात बंद हो जाने के कारण, कहने का मतलब है कि वो मशीन जो है वो कभी कभार फेल हो जाए तो उस स्थिति में। दूसरा, नई लोकसभा के आरंभ होने पर सदस्यों को स्थान विभाजन संख्याओं का आवंटन किए जाने से पूर्व, अभी जब तक स्थान न फिक्स हो पाया हो तब तक पर्चियों के द्वारा करवा लिया जाता है। चलिए अपने अगले प्रणाली पे चलते हैं कि औपचारिक विभाजन की बजाय सदस्यों की उनके स्थानों पर वास्तविक गणना। कहने का मतलब है कि यदि पीठासीन अधिकारी की राय में विभाजन की अनावश्यक मांग की गई है तो वह हाँ तथा नहीं पक्ष वाले सदस्यों से क्रमशः अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कह सकते हैं और गिनती होने के बाद वह सभा के निश्चय की घोषणा कर सकते हैं। ऐसे मामलों में सदस्यों के मतदान के विवरण का अभिलेखन नहीं किया जाता है। ये केवल औपचारिक विभाजन है, मतलब देखा जाता है कि कितने लोग पक्ष में हैं और कितने लोग विरोध में हैं। तो ये बहुत सिंपल सा प्रणाली था। अपने अगले प्रणाली पर और सबसे अंतिम वाले प्रणाली पर चलते हैं। निर्णायक मत। यदि किसी विभाजन में हाँ तथा नहीं पक्षों के मत की संख्या समान हो तो उसका निर्णय पीठासीन अधिकारी के निर्णायक मत द्वारा किया जाता है। संविधान के अंतर्गत अध्यक्ष अथवा उसके रूप में काम करने वाला व्यक्ति किसी विभाजन में मतदान नहीं कर सकता है, उसका केवल निर्णायक मत होता है जिसका प्रयोग उसे मतों के समान होने पर अनिवार्यतः करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो तो ऐसे तो नहीं कर सकता, लेकिन कभी बराबर हो गया तब वो अपना निर्णय सुना सकता है और उसका जो निर्णय है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो जो है बताएगा कि वो जो विधेयक पास हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि अगर वो पक्ष में डालता है तो वो विधेयक पास माना जाएगा और अगर विपक्ष में डालता है तो वो विधेयक जो है वो वहीं से ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा था कि किस तरीके से मतदान प्रणाली है और ये सबसे अच्छा प्रणाली था। टोटल हमारे संसद में 6 प्रणालियाँ उपयोग की जाती हैं जिनका हमने आपको विवरण दे दिया है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि संसभा में प्रश्नकाल क्या होता है। तो आप सबके सामने उत्तर है कि सामान्यतः सभा को प्रत्येक बैठक का पहला घंटा जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका उत्तर दिया जाता है प्रश्नकाल कहलाता है। और ये जो है शुरुआत में जैसे मतलब संसद स्टार्ट होता है उसी वक्त ये हो जाता है। तो ये प्रश्नकाल है आपका। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आप सबके सामने आ चुका है हमारा जो अगला प्रश्न है कि संसदीय प्रश्न क्या है। तो आप सबको दिख रहा होगा कि प्रश्न लोकसभा में, लेजर पॉइंटर ले लेते हैं पहले, कि प्रश्न लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम तथा अध्यक्ष के निर्देश में विहित शर्तों के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों पर सूचना प्राप्त करने के लिए सदस्य को उपलब्ध महत्वपूर्ण संसदीय तंत्र है। मतलब कोई भी सदस्य जिस मंत्री को संबोधित हो उससे विशेष संज्ञान के अंतर्गत लोक महत्व के विशेष मामलों के बारे में सूचना प्राप्त करने के प्रयोजन से पूछ सकता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी सदस्य किसी भी मंत्री से उसके विभाग के बारे में अगर उससे जुड़ा हुआ कोई लोक महत्व का मामला है तो उसे प्रश्न पूछ सकता है। ये संसदीय प्रश्न है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि विभिन्न प्रकार के प्रश्न कौन कौन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 तरीके के होते हैं, चारों आज हम आपको बताएंगे। पहला तो ये कि तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न क्या होता है? तारांकित प्रश्न वो प्रश्न होता है जिसका मौखिक उत्तर जो है सदस्य सभा में चाहता है और उस तारे के चिन्ह द्वारा विशेषांकित किया जाता है। ऐसे प्रश्न के उत्तर के पश्चात सदस्यों द्वारा पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनका उत्तर मंत्री जो है वो सभा में दे देता है। ये तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका ओरली जवाब मंत्री देता है, मतलब मौखिक तौर पे जवाब दे सकता है और इसका लिखित तौर पे नहीं जवाब देना होता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि इस पे जो दे रखा है कि और अगला क्या है कि अतारांकित प्रश्न। तो अतारांकित प्रश्न वह होता है जिसका सदस्य लिखित उत्तर चाहता है और इसका उत्तर मंत्री द्वारा सभा पोर्टल पर रखा गया माना जाता है। तो ये अतारांकित प्रश्न में लिखित तौर पे उनको मिलता है लिख के। अब अपने अगले पे चलते हैं। हम आपको जैसे बताया कि 4 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं।
ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण है कि अल्प सूचना पे, शॉर्ट नोटिस पे आपसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका कैसे होता है कि किसी सदस्य द्वारा लोक महत्व का मामले पर मौखिक उत्तर के लिए 10 दिन से कम समय में दी गई सूचना से है। कहने का मतलब है कि यदि अध्यक्ष के राय में प्रश्न अविलंबनीय महत्व का है, जिसमें विलंब नहीं किया जा सकता, तो संबंधित मंत्री से यह पूछा जाता है कि क्या वह उसका उत्तर कम समय में देने की स्थिति में है, और यदि हाँ तो किस तारीख को। और यदि संबंधित मंत्री उत्तर देने को सहमत हो जाता है तो ऐसे प्रश्न का उत्तर उसके द्वारा बताए गए दिन को उस दिन की सूची के मौखिक उत्तर प्रश्नों के निपट जाने के तुरंत बाद दे दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो अल्प सूचना प्रश्न हैं, ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब तुरंत चाहिए होता है, क्योंकि इनमें देर नहीं किया जा सकता है। इसमें जो संसद सदस्य पूछते हैं एक प्रश्न, वो बहुत जरूरी मुद्दे होते हैं। अब गैर सरकारी सदस्यों से प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपको लग रहा हो कि गैर सरकारी सदस्य क्या होते हैं, तो वो सदस्य जो कि मंत्री नहीं होते हैं और फिर भी उनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो क्यों उनसे प्रश्न पूछा जाएगा ये भी बता दें कि कोई प्रश्न किसी गैर सरकारी सदस्य को भी संबोधित किया जा सकता है, परंतु यह तब होता है जब उस प्रश्न की विषय वस्तु किसी विधेयक, संकल्प अथवा सभा के कार्य से संबंधित किसी अन्य मामले जिसके लिए वो सदस्य उत्तरदायी है संबंध से रखती है। और ऐसे प्रश्नों का मामले में प्रक्रिया वही है जो किसी मंत्री को ऐसे परिवर्तनों के साथ, जैसा कि अध्यक्ष आवश्यक समझे, संबोधित प्रश्नों को मामले में अपनाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि जो गैर सरकारी सदस्य हैं, जो किसी विभाग में मंत्री नहीं हैं, अगर वो अपना कोई निजी विधेयक लेके आते हैं संसद में, तो उनसे जुड़े प्रश्न कोई भी सदस्य पूछ सकता है, क्योंकि विधेयक जब उन्होंने ही पेश किया है तो जाहिर सी बात है कि प्रश्न उन्हीं से पूछा जाएगा। तो उनके विधेयक पे, क्योंकि उनका जो विधेयक होता है वो निजी विधेयक होता है, तो उनसे जुड़े हुए सारे प्रश्नों का जवाब उनको देना ही पड़ेगा। तो ये 4 तरीके के प्रश्न, एक तो तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना और गैर सरकारी सदस्यों से प्रश्न। तो ये चारों हमने आपको बता दिए। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं कि एक दिन विशेष के लिए ग्राह प्रश्नों की अधिकतम सीमा क्या है। यहाँ पे आपको ग्राह दिख रहा होगा। ग्राह का मतलब होता है कि एडमिसिबल, मतलब कितना एक्सेप्ट करेगा वो जो लोकसभा का अध्यक्ष है, वो कितने क्वेश्चन को देगा इजाजत। एक दिन की तारांकित प्रश्न सूची में प्रश्नों की कुल संख्या 20 होती है। यह उन सभी गृहीत तारांकित प्रश्नों को जो तारांकित प्रश्न सूची में सम्मिलित होने से रह जाते हैं, उस दिन की अतारांकित प्रश्न सूची में रखने पर विचार किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि तारांकित प्रश्नों में कुल 20 होते हैं, लेकिन अगर कभी छूट गए तो उनको अतारांकित में रख दिया जाएगा। और अतारांकित तो हम आपको बता ही चुके हैं कि अतारांकित का जो जवाब होता है वो लिखित दिया जाता है। तो किसी एक दिन की अतारांकित प्रश्न सूची में सामान्यतः 230 से अधिक प्रश्न नहीं होते हैं, क्योंकि अब तथापि इनमें अधिक से अधिक 25 प्रश्न और जोड़े जा सकते हैं जो राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों से संबंधित हो। आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट दिख रहा होगा ये बात कि यहाँ पे 230 है और यहाँ पे 225 कैसे है। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे तो आपको 230 और यहाँ पे केवल 20 ही कैसे है। ये जो चीज़ है तो वो इसलिए क्योंकि जो तारांकित प्रश्न होते हैं उनका ओरली जवाब देना होता है, मौखिक, जिसमें लोकसभा का बहुत ज़्यादा समय जो होता है वो खपत होता है, इसीलिए इसकी संख्या कम रखी गई है। और ये लिखित तौर पे देना होता है, तो मंत्री अपने जो सहायक होते हैं, जो उनके असिस्टेंट होते हैं, उनसे मदद लेके लिखवा के और उनका जवाब दे सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा है और वो कम है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि क्या किसी सदस्य द्वारा दी जाने वाली प्रश्नों की सूचनाओं की संख्या पर कोई निर्बंधन है। निर्बंधन का मतलब होता है कि कुछ उसके ऊपर आप बोल सकते हैं कि लिमिटेशन है क्या, कि कितने प्रश्न हो सकते हैं। तो तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं जो कि कोई सदस्य नियमों के अधीन दे सकता है कि संख्या पर कोई निर्बंधन नहीं है, मतलब कि कोई भी लिमिट नहीं है। परंतु किसी दिन तारांकित प्रश्न सूची में एक सदस्य का एक से अधिक प्रश्न शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप सबको पता होगा कि 543 मेंबर है और ऐसे अगर एक जो सदस्य है और उसका एक से ज़्यादा प्रश्न होने लगा तो फिर किसी भी सदस्य का मौका ही नहीं आएगा। तो एक सदस्य के गृहीत किए गए एक से अधिक तारांकित प्रश्नों को अतारांकित प्रश्न सूची में शामिल कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई मेंबर एक से ज़्यादा सवाल पूछेगा तो उसका एक जवाब देकर और बाकी जवाब उसको लिखित तौर पे दे दिया जाएगा, लोकसभा में बोल के नहीं दिया जाएगा। लेकिन साथ ही किसी भी सदस्य के नाम से किसी दिन एक तारांकित तथा अतारांकित दोनों सूचियों में 5 से अधिक प्रश्न गृहीत न करने की सीमा भी है। मतलब आप तारांकित हो चाहे अतारांकित हो, मतलब आप लिखित तौर पर लेना चाहे मौखिक तौर पर, दोनों ही तौर पर आपको 5 से ज़्यादा क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया जाएगा। तथापि यदि किसी सदस्य के तारांकित प्रश्न सूची में शामिल किए गए प्रश्न को अंतरित करने के बाद किसी दिन की तारांकित प्रश्न सूची में शामिल किया जाता है तो उसे अंतरित प्रश्न के अतिरिक्त उसी सदस्य का एक और प्रश्न उसी दिन की तारांकित प्रश्न सूची में शामिल किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि मैक्सिमम आप 6 से 7 क्वेश्चन आराम से पूछ सकते हैं, लेकिन आपको मौखिक तौर पर एक ही का जवाब मिलेगा, बाकी जो जवाब है वो आपको लिखित तौर पर दिया जाएगा। तो ये प्रश्नों की सूचनाओं पर कोई निर्बंधन के बाद पे था, तो वो नहीं है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि प्रश्नों की ग्राह्यता। ग्राह्यता का मतलब है कि एक्सेप्टेबल
किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो लोकसभा का अध्यक्ष तय करेगा। तो प्रश्नों की ग्राह्यता नियम, ग्राह्यता का मतलब होता है कि एक्सेप्टेबल, और पूर्वाधारोहण और लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करते हैं कि क्या कोई प्रश्न था इसका कोई भाग नियमों के अंतर्गत ग्राह्य है कि नहीं है, मतलब कि एक्सेप्ट करने लायक है कि नहीं है। वह कोई प्रश्न या उसका कोई भाग अस्वीकृत कर सकेगा जो उसकी राय में प्रश्न पूछने के अधिकार का दुरुपयोग हो, या सभा की प्रक्रिया में बाधा डालने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए आयोजित हो, या नियमों का उल्लंघन करता हो। प्रश्न पूछने का अधिकार कतिपय शर्तों के अधीन है, जैसे केवल एक ही मुद्दे पर केंद्रित, विशिष्ट और उसी तक ही सीमित होना चाहिए। और इसमें प्रतर्क, प्रतर्क का मतलब होता है आप आर्गुमेंट नहीं करेंगे, अनुमान का मतलब कोई रिजल्ट अपने से नहीं लगाएंगे, व्यंग्यात्मक का मतलब होता है कि कोई टिप्पणी उस पर नहीं करेंगे, और अभ्यारोपण विशेषण नहीं करेंगे, कोई भी उसके ऊपर कमेंट नहीं करेंगे, और मान हानिकारक कथन नहीं होना चाहिए जिससे उसका इंसल्ट होता हो। कहने का मतलब है ये है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो ये तय कर सकता है कि आपका जो प्रश्न है उसकी सीमा कहाँ तक है, मतलब आप जिस विषय से प्रश्न पूछना चाहते हैं उसी के अंतर्गत आपने प्रश्नों के शब्दों की सीमा रखी है या नहीं रखी है। अगर आपके प्रश्नों का जो शब्द है उसका जो सीमा है उस महत्व से या फिर उस विषय से ऊपर जा रही है, बाहर जा रही है, तो आपके प्रश्नों को वो निलंबन कर सकता है और वो आपको प्रश्न पूछने की इजाज़त नहीं देगा। तो चलिए, ये तो 16वां क्वेश्चन था। हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि आधे घंटे की चर्चा क्या होती है। तो आंसर ये है कि लोक महत्व के मुद्दे उठाने के लिए संसद सदस्य के पास आधे घंटे की चर्चा के रूप में एक अन्य उपकरण उपलब्ध है। किसी भी तथ्य संबंधी मामले पर तारांकित अथवा अतारांकित प्रश्नों के उत्तर के संबंध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है तो कोई भी सदस्य उस पर आधे घंटे की चर्चा कराने के लिए सूचना दे सकता है। तो ये हमारा 17वां क्वेश्चन था। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि आधे घंटे की चर्चा की प्रक्रिया है तो क्या है। आधे घंटे की चर्चा से संबंधित प्रक्रिया लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के 55 तथा अध्यक्ष के निर्देश 19 द्वारा विनियमित होते हैं। इसके अंतर्गत कोई भी सदस्य पर्याप्त लोक महत्व के लिए ऐसे मामलों पर चर्चा उठाने के लिए सूचना दे सकता है जो कि हाल ही के प्रश्न तारांकित, अतारांकित या अल्प सूचना प्रश्न का विषय रहा हो और जिसके द्वारा उत्तर के किसी तथ्य विषय के संबंध में विशदीकरण की आवश्यकता हो, और सूचना के साथ एक व्याख्यात्मक टिप्पणी दी जानी चाहिए जिससे उस विषय पर चर्चा उठाने के लिए कारण दिया गया है, और यह हस्ताक्षरित होना चाहिए। एक बैठक के लिए आधे घंटे की चर्चा की केवल एक सूचना दी जाएगी और सभा में न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव किया जाएगा और न ही मतदान किया जाएगा। जिस सदस्य से सूचना दी है वह एक संक्षिप्त लघु वक्तव्य देगा, और जिन सदस्यों ने अध्यक्ष को पहले से सूचित किया है और वो बैलेट में पहले 4 स्थानों में से एक पर हैं, किसी को तथ्य विषय के विशदीकरण के प्रयोजन से एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी। तत्पश्चात संबंधित मंत्री संक्षिप्त उत्तर देता है और आधे घंटे की चर्चा कार्य मंत्री समिति द्वारा अनुमोदित तथा सभा द्वारा मंजूर दिवस पर की जाती है। कहने का मतलब यह है कि एक तरीके से ये आधे घंटे की चर्चा जो है वो करवाई जाती है ताकि कोई भी मुद्दा जो है वो लोकसभा से छूट न जाए। तो वो आपको पूरा हमने प्रक्रिया पढ़ के सुना ही दिया और आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही ये आसान चीज़ है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन था कि आधे घंटे की चर्चा कब की जा सकती है। तो सामान्य तौर पे जो है, पहले हम इसमें हाइलाइटर ले लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी, कि सामान्य तौर पर जो है वो आधे घंटे की चर्चा सप्ताह में 3 बैठक अर्थात सोमवार, ये जरूरी है, ये दिन याद रखिएगा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को की जा सकती है। और सामान्यतः आधे घंटे की चर्चा सत्र की पहली बैठक के दौरान नहीं की जाती है। इसके अतिरिक्त आधे घंटे की चर्चा सभा द्वारा वित्त विधेयक के पारित होने तक भी नहीं की जाती है। मतलब वित्त विधेयक बहुत जरूरी विधेयक है तो उसके पारित होने तक आप किसी भी तरीके की चर्चा नहीं कर पाएंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह चर्चा उक्त दिनों में आधे घंटे के लिए और बैठक के अंतिम आधे घंटे के दौरान की जाती है। तो ये जो था आधे घंटे की चर्चा कब की जा सकती है, तो देखा आपने कि कितना विस्तृत जो था ये विषय था और इसको बताने में कितना टाइम लग गया। तो आप सबसे यही आशा है कि इस वीडियो को देखें, समझें और बताएं कि कैसा वीडियो बना है। और इसके बाद हम अपना अगला पार्ट फिर से लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। और एक और बात कहना चाहेंगे कि आप सब हमारे जो बाकी के 5 पार्ट है वो ज़रूर देखें और उनका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं और आपको iView में भी मिलेगा। तो आप सबसे यही निवेदन है कि उन 5 भागों को ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हमने इसको प्रिसाइजली बनाया है। तो आप सबसे यही निवेदन है कि इस वीडियो को ज़रूर देखें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।